स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए आज सुनते हैं उदयराज सिंह जी द्वारा लिखित आकाशवाणी के लिए एक रेडियो वार्ता। इसका शीर्षक है गली नंबर 3। मैं अभी बाहर बैठा दातून ही कर रहा हूं कि मेरे सामने वाले मकान के मुरारी बाबू लपके चले आए और छेड़ बैठे। देखिए साहब, आप प्रतिदिन मुझे शिक्षा देते हैं, जमादारिन को डांट कर रखिए, नहीं तो आपका कूड़ा मेरे दरवाजे पर फेंक देती है। मगर जरा बाहर चलिए, ये जुल्म देखिए। आखिर सरासर जुल्म नहीं तो क्या है? वो लाल पीला होने लगे। मैं हंस पड़ा। आप बेवजह किस्सा तूल कर रहे हैं, बात क्या है? कल रात में राय साहब के यहाँ पोते की छठी क्या हुई कि सारे जूठे पत्तल, मिट्टी के गिलास, कसौरे मेरे ही दरवाजे पर फेंक दिए गए। सुबह में मुन्ना ने स्कूटर निकाला तो फिसलते फिसलते बचा। मक्खियां अभी से भिनक रही हैं। अमीरों के लिए तो 100 खून माफ हैं, मगर मेरे जैसे गरीबों के लिए एक भी खून माफ नहीं। यदि आपकी 4 दीवारी तले मेरी जमादारिन कभी कभार कूड़ा करकट फेंक देती तो आप गरज पड़ते। ना भाई ना, आप नाराज ना हो, आपके भी सभी खून माफ। चलिए, मैं अभी देखता हूं क्या बात है। सफाई करने को पड़ोसी को कुछ समय भी तो दें। रात भर तो उनके यहाँ खाना पीना चलता रहा, भोर में तो नौकर चाकर खाए हैं। अरे पहला पोता, और वो भी कितनी आरजू मिन्नतों के बाद। जरा दूसरों का भी ख्याल करें। मुझे सड़क पर देखकर राय साहब के मुंशी जी बाहर चले आए। पूछा, मुरारी बाबू शायद कोई शिकायत लेकर फिर आपके पास पहुंचे हैं। भोर तड़के मेरी उनसे झड़प एक बार हो चुकी है। मैंने उन्हें लाख समझाया कि बेसब्र ना हो, अभी कॉरपोरेशन का ट्रैक्टर आ रहा है, सब साफ हो जाएगा। मगर एक गफलत के लिए बहुत बड़ी कीमत चाहते हैं। मुंशी जी भी गर्मा गए तो मैंने मामला संभाल लिया। मुरारी बाबू, जाइए, दिशा फराकत होइए। मुंशी जी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, आप भी जरा दूसरों की दिक्कतों का ख्याल रखा करें। जाइए जाइए, सब अभी ठीक हो जाएगा। अरे पड़ोस में रहना है तो कुछ ना कुछ तालमेल करते ही रहना होगा। ये अच्छी रही, हर बार मैं ही तालमेल करूं। अभी महीनों से भूगर्भ नाली के होल का ढक्कन गायब है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। उस दिन मेरी पोती उसमें चली गई, मुन्ना का हाथ पकड़े फरही भागते आ रही थी। सड़क से एकाएक गायब। मुन्ना परेशान। उसने झट परिस्थिति भांप ली और कूद पड़ा उस ब्लैक होल में। टीकासन तक गड़ा था। एक हाथ से बेटी को पकड़ा और दूसरा हाथ बाहर निकाला ताकि कोई राहगीर वहां सिग्नल पहचान कर दोनों को खींच ले। बाद में एक इंसान तो मिला जिसने भीड़ जुटाकर दोनों को खींचा। भगवान जाग उठा, वरना ब्लैक होल ट्रेजेडी 20वीं सदी में भी दोहरा जाती। मुरारी बाबू, सारे मर्ज का इलाज मेरे पास नहीं है। यही नहीं, इस मोहल्ले में लोहे या सीमेंट के सारे ढक्कन लापता हैं। पड़ोसी बेचने के लिए या घर के काम के लिए चुरा ले जाते हैं। कॉरपोरेशन में जाता हूं तो बाबू कहता है कि कितना सप्लाई करूं। अनेकों बार गोदाम से दे चुका आपके मोहल्ले में, और हर बार वही शिकायत। अब मेरा गोदाम खाली है। आखिर कॉरपोरेशन वाले भी तो परेशान हैं, कितने ढक्कन दें, रोज वही शिकायत। इसीलिए मैंने कहा कि मोहल्ले वाले पैसे चंदा कर सीमेंट का ढक्कन ढलवा कर लगवा लें। चंदा देने में पहला नाम मेरा होगा। और आप चाहते हैं कि दूसरा मेरा हो। यहां हर माह में 20 तारीख के बाद फाका मस्ती चलती है, मुरारी बाबू ने छूटते ही कहा। तो आप क्या चाहते हैं, सबका हिस्सा मैं ही दे दूं?
रास्ता क्या दिखाया कि सारे सफर का खर्च मैं ही जुटाऊं? मैंने भी जरा रुख बदल कर कहा, हुजूरे आला से मैं ये नहीं कहता, मगर जिस मोहल्ले के सिरताज राय साहब के ऐसे कुर्बतपति हों, वहां भी मोहल्ले वालों से ही कर वसूला जाए। मुरारी बाबू ने दांत निपोड़ दिया। मुरारी बाबू, श्री कृष्ण नगर की ये गली नंबर 3 राय साहब जगदम्बा प्रसाद की जमींदारी नहीं है। मैं आपसे कर की नहीं, शिरकत की अपेक्षा करता हूं। चाहे 1 पाई दें यथाशक्ति या 1000 दें, मगर हर एक का फर्ज है कि मोहल्ले के लिए कुछ ना कुछ सभी दें। तब सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, वरना पड़ोसी एक दूसरे का नुक्स निकालते रहें और तकलीफ सहते रहें। मुरारी बाबू आइंदा की तरह चुप लगा गए तो मैंने कहा, देखिए मुरारी बाबू, कतराइए नहीं। आज शाम को राय साहब के यहाँ पड़ोसियों की एक मीटिंग रखवा देता हूं। ठीक 6 बजे आप पहुंच जाएं। आज ही इस मामले का निपटारा हो जाए। राय साहब के यहाँ आज शाम की मीटिंग बड़ी अच्छी रही। करीब करीब हर घर से एक व्यक्ति आया। लोगों में काफी उत्साह रहा। बात बात में चंदे से अच्छी रकम वसूल ली गई। दौड़ धूप का काम मुरारी बाबू को सौंपा गया। वो बड़े संतुष्ट दिखे। मगर जब पड़ोसी एक जगह इकट्ठे होते हैं तो सभी मन की भड़ास निकालने लगते हैं। चलते चलते मुरारी बाबू ने छेड़ ही दिया, राय साहब, इस गली नंबर 3 में आप ही एक मानिंद और समर्थ व्यक्ति हैं। सिर्फ आप ही के पास मोटर है। आपका बेटा जब झन्नाटे से मोटर लेकर निकलता है तो गली में खेलते हुए तमाम गरीब बच्चों के माँ बाप की छाती धड़कने लगती है कि आज किसका बच्चा चक्का तले पिच जाए। इन बच्चों पर रहम खाकर इनके खेलने का कोई प्रबंध करा दें। आप कॉरपोरेशन के एक मान्य सदस्य जो ठहरे। मुरारी बाबू, मैं अमीर तो हूं मगर तिलिस्मी नहीं हूं। मैं जमीन कहां से गढ़ दूं? हुजूर से जमीन हम नहीं मांगते। तो क्या मांगते हो? राय साहब बिगड़ उठे तो मैं कूद पड़ा। राय साहब, आप नाराज ना हो, सिर्फ मेरी एक बात मान ले। गली नंबर 3 के अंत में एक प्लॉट खाली पड़ा है। सदस्य उसमें मकान नहीं बना पाया है। जब तक वो मकान नहीं बनता है, वो जो कूड़ा खाना हो गया है उसे साफ कराकर लेवल कर बच्चों के खेलने का मैदान ही बनवा दे। जब तक मकान नहीं बनता, वो पड़ोसियों के बच्चों का खेल का मैदान हो। राय साहब का पारा उतर गया। वो राजी हो गए कि वो उसकी सफाई करा देंगे और फुटबॉल तथा क्रिकेट के सामान भी खरीद देंगे। सबों ने उनका मीठा नमकीन जलपान करके उन्हें दानवीर की उपाधि से विभूषित किया। समस्याएं मनुष्य के पीछे पीछे दौड़ना नहीं छोड़ती। कोई लाख उनसे भागे, मगर वो हर घड़ी हर पल मुंह बाएं खड़ी रहती हैं। और जो जरूरतमंद है उसकी तो जैसे सहचरी हैं वो। बेचारे मुरारी बाबू का भी यही हाल है। बेटी बाढ़ की तरह बढ़कर बड़ी हो गई, मगर टेंट में इतने पैसे कहां कि इस भार से मुक्त हो। एक दिन मैं उनके घर टहलते हुए पहुंचा तो देखा बेचारे अपने आप में डूबे चुपके चुपके आंसू बहा रहे हैं। मुझे देखते ही लाज में गड़ गए और आंसू पोंछने लगे तो मैंने टोक दिया, क्षमा करेंगे मुरारी बाबू, मैं असमय ही आ गया। आप अपने आप में खोए हुए थे और मैंने आकर आपके एकाकीपन को भंग कर दिया। आप ठीक से रो लें, रोने से जी हल्का हो जाएगा। मुरारी बाबू अपने को जब्त कर मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। फिर बोले, आपसे मैं कभी कोई छिपाव दुराव नहीं करता। क्या बताऊं, बेटी की शादी ठीक हो गई है मगर पैसे बिना रुकी हुई है। अभी लड़के का बाप आया और शादी का दिन तय कर गया। मुझे हिम्मत नहीं हुई कि अब उसे और टालूं। चुपचाप मान लिया। दुआ लड़का है, एक पैसे की भी मांग नहीं है, मगर क्या करूं? बारात सत्कार, एक रात खिलाना, शाम को मेरे दरवाजे पर चाय नाश्ता। फिर बेटी को ऐसे ही तो डोली पर नहीं चढ़ा दूंगा। उसे कुछ कपड़े भी देने होंगे। दामाद को भी 4 टूक कपड़े, कुछ द्रव्य, फिर समधी मिलन। मगर इन सब के लिए भी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। बीवी की लंबी बीमारी,
फिर उसकी मृत्यु तथा बेटे के पढ़ाने लिखाने में ही सब पैसे स्वाहा हो गए। अब मकान गिरो रख दूंगा तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भीख मांगूंगा। इसी सोच में रात दिन रोता रहता हूं। शादी के दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहे हैं। मैंने कहा, मुरारी बाबू, आप रोना बंद कर दें। आपकी बारात मेरे घर पर ठहरेगी। 2 कमरे बाथरूम में खाली करा दूंगा तथा खाने का एक एक सामान मैं हर घर से मंगा लूंगा। कहीं से पूड़ी तो कहीं से सब्जी, कहीं से दही बड़े तो कहीं से दही चीनी। समझिए एक रात पूल पार्टी ही सही। आखिर पड़ोसियों का भी तो ये फर्ज है कि किसी जरूरतमंद पड़ोसी की समय पर सहायता करें। और फिर राय साहब किस मर्ज की दवा हैं। उनसे कहता हूं कि कुछ कपड़े पैसे से आपकी मदद कर दें। उनकी मां बहुत धर्मात्मा है। उनसे मैं सारी बातें तय कर लूंगा। आप निश्चिंत रहें। शादी निश्चित दिन को ही होगी। आप भिड़ जाएं। मुरारी बाबू की जान में जान आ गई। उन्हें नया जीवन मिल गया और इधर मैंने भी पड़ोसियों से मिलने जुलने और अपनी योजना को सफल बनाने हेतु दौड़ धूप शुरू कर दी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।